सो हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में करने वाले हैं, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एसएससी रेलवे एग्ज़ाम के लिए। यह क्वेश्चन आप अटेंड करके देखिए, उसके बाद हमें बताइए कि क्वेश्चन में क्या दम था या नहीं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें तथा बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि हर दिन आपको एक एक क्वेश्चन एक वंश पर आपको मिलती जाएगी, जो आपके एसएससी 2025 के पर्पज़ से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर में, जिसमें मौर्य काल के बारे में करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है मौर्य काल। चाणक्य का नाम क्या था? अगर चाणक्य के नाम करें तो इनका नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का एक और नाम था, क्या था? वो नाम था कौटिल्य। कौटिल्य। आगे चलते, किसकी तुलना में मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है? तो किसकी तुलना में मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है? तो इनका आंसर होगा मालविका अग्निमित्र ऑफ कालिदास। तो ये तो आप नहीं होगा। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य को कहा जाता है मैकियावेली ऑफ प्रिंस। वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक ने ही अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अशोक की बात करें तो इनका पिता का नाम बिंदुसार था, और बिंदुसार की बात करें तो इनके दो पुत्र, एक सुसीम और दूसरा अशोक था। तो अशोक ने सुसीम को मारकर राजगद्दी पर बैठे सम्राट। चलते हैं चौथा क्वेश्चन। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? तो सम्राट अशोक की पत्नी थी जिसका नाम था कारुबाकी। कारुबाकी ने अशोक को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। अशोक ने अपने शिलालेखों में एक रूपता में किस प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया है? अंगिका, अर्ध मगही, शोरेशनी, मगधी और अंगिका। तो इनमें होगा अर्ध मगही का उपयोग किया है, या शोरेंगिका, मगही, अर्ध मगही कह सकते हैं। तो इन्होंने अर्ध मगही का उपयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। कहाँ? तक्षशिला जो कि गंधार जनपद की राजधानी थी, वहाँ भेजा था, क्योंकि उज्जैन, श्रावस्ती, वैशाली, अगर इसमें तक्षशिला में स्वरांगिरी भेजा होगा, स्वरांगिरी जो कि आज का श्रीनगर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वरांगिरी भेजेगा, तक्षशिला नहीं, स्वरांगिरी जो कि आज का श्रीनगर है। चलते हैं क्वेश्चन आगे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कौन है जिसने नाम देवांश प्रियदर्शी भी था? तो ये अशोक ही था, जिसके अपने अधिकतर अभिलेख में अशोक ने अपना नाम देवांश प्रियदर्शी ही, देव प्रियदर्शी मैंने कह सकते हैं। तो देवों का प्रिय है देवांश प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसमें अगर बात करें तो गुप्त इसके बाद आता है, कुषाण भी इसके बाद आता है, कर्ण भी इसके बाद आता है, तो मौर्य होगा। सबसे प्राचीन की था हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो अगर कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इस चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य के ही सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद वंश के क्रूर राजा धनानंद की हत्या कर दी और हत्या कर गद्दी पर बैठा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने निम्नलिखित से किस धर्म का अंगीकरण किया? तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्म के लिए उपयोग किया। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा एवं बेटा महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आगे से चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में किसकी मुख्य रूप से मदद की है? तो चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में मुख्य रूप से बात करें तो ये चाणक्य ने की है। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने धनानंद को मारा और मारकर गद्दी पर बैठा। सांची किस कला और मूर्ति का निरूपण करता है? तो सांची की बात करें तो सांची बौद्ध धर्म के बारे में करता है। सांची में है सांची का स्तूप, जिसकी स्थापना अशोक ने 3rd शताब्दी में या 3rd सेंचुरी BC में करवाया था। इसकी अगर खोज के सांची स्तूप की, तो सांची स्तूप की खोज हेनरी टेलर ने किया था। किस दौरान? तो हंटिंग के दौरान। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो ये चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त था, जो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। भद्रबाहु के कहने पर, अगर भद्रबाहु, और इन्होंने जैन धर्म को अपनाकर श्रवणबेलगोला चले गए थे। श्रवणबेलगोला चले गए थे और उन्होंने वहीं जाकर इन्होंने अपने संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया था, क्योंकि उस समय जब चंद्रगुप्त राजा थे तो 12 वर्ष की अकाल मगध में पड़ गया था, तो वो चले गए थे और भद्रबाहु चले गए थे। जब यहाँ वापस आए तो यहाँ जैन धर्म 2 भागों में टूट चुका था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त, आप जानते ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चलते हैं आगे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पर्ण थी। क्या थी? पर्ण। चलते हैं आगे लेक्चर में। आपको मौर्य वंश के बारे में बताते हैं। तो मौर्य वंश की बात करें तो यह 322 BC से लेकर 185 BC तक था। इसके फर्स्ट राजा हुए। इसके फर्स्ट राजा की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। हुए, जो कि 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किए। अगर इनके अगले राजा की बात करें तो बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। अगर बिंदुसार की बात करें तो इन्होंने 248 से लेकर 273 तक शासन किए, BC तक शासन किए। अगर बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार के 2 पुत्र मुख्य रूप से थे। एक सुशील, दूसरा अशोक। अगर मौर्य साम्राज्य के स्रोत के बारे में बात करें तो मौर्य साम्राज्य के स्रोत कौटिल्य की अर्थशास्त्र,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य वंश का प्रथम स्रोत मिलता है। प्रथम स्रोत। अगर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाने में इसकी मुख्य भूमिका थी। और यह जो पुस्तक है कौटिल्य के अर्थशास्त्र वो ब्राह्मणों के घर से मिला है। कहाँ से? ब्राह्मण के घर से मिला है। ब्राह्मण के घर से मिला है। दूसरा, अगर इनके अथी की बात करें तो दूसरा था विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, जिसमें जो कि गुप्त साम्राज्य के समय लिखा गया था। और यह जो थे ये संस्कृत के प्रकांड विद्यमान थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य में लगभग संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था, कुछ दक्षिण को छोड़कर सभी में। अब इनका अगर मौर्य वंश की बात करें तो ये भारत में अफगानिस्तान से लेकर भारत में इन्होंने पूरा शासन किया था। अगर आगे मेगास्थनीज की इंडिका, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेगास्थनीज की पुस्तक। इंडिका में भी बौद्ध धर्म मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अगर बौद्ध संहिता में बात करें तो बौद्ध संहिता में भी पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने मौर्य साम्राज्य का वर्णन है इस बौद्ध संहिता में। जहाँ तक कि 3 कथाएं में दीपवास, महापाश और दिव्यदान में मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति का ठोस सबूत नहीं मिलता है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने धनानंद के दरबार में एक शुद्ध कुलीन महिला के साथ बौद्ध अवैध संबंध से चंद्रगुप्त मौर्य एक अवैध बालक था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म बताता है कि एक उच्च कुल का बताया जाता है, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था तो बौद्ध धर्म ने उसे निम्न कुल की जगह उच्च कुल कहा। शूद्र कुल की उस महिला के नाम मूड़ा के कारण मौर्य वंश पड़ा। मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य वंश को या फिर मौर्य को निम्न कुल के बताया गया। पुराणों में भी मौर्य को शूद्र बताया गया है। तो आज की लेक्चर में हम लोग इतने रखते हैं। अब मिलते हैं अगर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। सो थैंक यू।